हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 8 ऑफ मार्च और है ट्यूसडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022। इसको हम एंटी रिलीजन बिल भी बोल सकते हैं। गाइस मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ है कि एंटी रिलीजन बिल आ चुका है। अब हरियाणा की असेंबली में क्या कहा है, एंटी रिलीजन बिल 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया है। या द हिंदू में भी आया था। एंटी कन्वर्जन बिल इंट्रोड्यूस हुआ है हरियाणा की असेंबली में। कंटेस्ट क्या है इसका मतलब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल को अपनी स्टेट असेंबली में अगेंस्ट रिलीजन कन्वर्जन थ्रो फोर्स, अनडू, इन्फ्लुएंस और एल्यूमेंट। मेजर हाईलाइट्स क्या है इस बिल की। सेक्शन 3 ऑफ द बिल क्या कहता है, मेक्स इट क्लियर दैट नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट आइदर डायरेक्टली और अदरवाइज एनी अदर पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, यूज ऑफ फोर्स, थ्रेड, अंडर इन्फ्लुएंस, कोएरेशन, एल्यूमेंट और बाय फ्रॉडलेंट मीन्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ डिजिटल मोड और बाय मैरिज और फॉर मैरिज। अब इसे समझते हैं गाइज। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक गाइज है ए और एक है बी। तो अगर एक आदमी क्या करना चाहता है, किसी का रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है फोर्सफुली, तो क्या है वो सही नहीं है। उसको लेकर ये बिल लाया गया है कि कोई भी किसी का रिलीजन फोर्सफुली क्या करा सकता है, करा नहीं सकता। क्या नहीं करा सकता, उसको चेंज नहीं करा सकता। यही सेक्शन 3 ऑफ द बिल कहता है कि कोई भी एक रिलीजन का पर्सन दूसरे रिलीजन के पर्सन को क्या कर सकता है, अपने रिलीजन में फोर्सफुली नहीं ला सकता। मिस रिप्रेजेंटेशन उसकी नहीं करा सकता अपने रिलीजन में, उसको अटेम्प्ट नहीं करा सकता डिजिटल मोड से भी और वैसे मोड से भी, फ्रॉडुलेंट मीन्स से भी उसको क्या करा सकता, नहीं करा सकता, अपने रिलीजन में नहीं ला सकता फोर्सफुली। और समझते हैं द बिल प्रोवाइड्स फॉर डिक्लेयरिंग मैरिज। अगर ऐसे ही अगर किसी ने किसी का रिलीजन कन्वर्ट कराया और उसकी शादी हो गई इसमें, तो अगर वो व्यक्ति ये उसको फोर्सफुली करा गया, वो ये चाहता हो कि मैं क्या करूँ, अपने रिलीजन पे ही रहूँ, यानी कि अपने रिलीजन को कन्वर्ट ना करूँ, तो उसकी शादी अगर जो करवाई गई है उस शादी को क्या माना जाएगा, नल और वॉइड उस शादी को माना जाएगा। और इस अगर ये उसने करा दिया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से अपना रिलीजन क्या करा दिया, कन्वर्ट करा दिया, अपने रिलीजन में उसको ले आया, तो उसके लिए पनिशमेंट भी है, 10 साल की उसको सजा मिलेगी और 3 लाख रुपए उसको फाइन भरना पड़ेगा। द मास कन्वर्सन कंट्रोविंग टू द प्रोविजन, कंट्रोविंग मतलब अगर कोई इन प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो उसको 5 साल की सजा भी दी जाएगी और वो बढ़ाकर 10 साल भी हो सकती है और फाइन उसका मिनिमम 4 लाख रुपए उस पर लग सकता है। जैसे मैंने बताया था अभी आर्टिकल में, सिमिलर बिल बहुत सारे स्टेट्स में लाए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी एंटी रिलीजन बिल आ चुके हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है इंडिया में, अब जानते होंगे आप क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, 26 और 28 तक क्या होता है कि राइट टू फ्रीडम, हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी अपने फ्रीडम का अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, उसको परफॉर्म कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, इनकी फैला सकता है। अब देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज फंडामेंटल राइट है, गारंटीड बाय आर्टिकल 25 से 28 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 25 का कहता है कि हम अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोपोज कर सकते हैं, प्रोफोज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि और लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि हम अपने किसी को भी अपने अफेयर्स को, यानी कि अपने ही रिलीजन्स के अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, अपने ही रिलीजन्स के अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल भी यही कहता है, जो 1976 में बनाया गया था, अमेंड हुआ था। उसमें एक वर्ड अमेंड हुआ था, सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि सब क्या हो, सब एक साथ मिलकर रहे, यानी सारे के सारे रिलीजन क्या हो, एक साथ मिलकर रहे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए राइट, सबके पास क्या अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन पीसफुली, जिससे क्या हो, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ का नुकसान ना हो। ये हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं वेरियस इश्यूज क्या है इसको लेकर। जो आर्टिकल 25 में तो लिखा है कि हम अपने रिलीजन को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली किसी के रिलीजन में किसी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, फोर्सफुली नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। इसके ऊपर ही क्या है, एंटी रिलीजन बिल है। सच इंसिडेंट्स नॉट एनी वायलेट्स आर सिटीजन फ्रीडम बट ऑल्सो हर्ट द सोशियो रिलीजन फैब्रिक और सोसाइटी। इंसिडेंट्स ऑफ लव जिहाद का इंसिडेंट आप जानते होंगे, लव जिहाद का इंसिडेंट आ गया बहुत सारे प्लेसेस में, हरियाणा में, इसलिए बिल लाया गया है। अपोजिशन क्या कहते हैं, अब जैसे ही हरियाणा में ये बिल लाया गया, हरियाणा की स्टेट असेंबली में, तो अपोजिशन ने क्या कहा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और इसको क्या कहा, गवर्नमेंट की एक ऐसा अटेम्प्ट कहा कि क्या होगी, इससे सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। सच इंसिडेंट नॉट ओनली इन्फ्रिजेस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स ऑफ द पर्सन सो कन्वर्टेड बट ऑल्सो मिलिटेंट अगेंस्ट द सेकुलर फैब्रिक और आर सोसाइटी। ये कहा उन्होंने कि क्या होगी, इससे सोसाइटी में डिवाइड देखने को मिलेगा।
अब जो आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में आए बिल के वो क्या क्या है, देयर इज नो मेंशन ऑफ, इस बिल में क्या है इस बिल में किसी भी रिलीजन को मेंशन नहीं किया गया है कि वही क्या हो, उस पर फोर्सफुली कन्वर्जन हो। इट डज नॉट स्टॉप एनी वन हु इज विलिंगली कन्वर्टेड, यानी कि ये इस चीज़ को स्टॉप नहीं करता कि अगर कोई चाहे तो अपना रिलीजन अपने आप से अगर कोई चाहे तो रिलीजन को कन्वर्ट करा सकता है, यानी कि अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जा सकता है। उसके लिए क्या देना पड़ेगा, उसको एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी 30 दिनों के अंदर अंदर। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस पर ही डिसाइड करेंगे कि इसको कन्वर्जन देना है नहीं देना। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इंटरनेशनल बॉडीज का क्या होता है, हर बार एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में भी आता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल, द हिंदू में भी आया था। इंडिया ने क्या करा है, अब्सटेंट वोट ले लिया है ह्यूमन राइट काउंसिल में। क्या हुआ था, रशियन के अगेंस्ट जो आया था। आप सब जानते होंगे रशिया और यूक्रेन का क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। इसके बीच में क्या हुए थे, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ ने वोट लगाया है कि किस तरीके से क्या करें हम रशिया के अगेंस्ट जा सकें। लेकिन इंडिया ने क्या करा है, यूएनजीए की मीटिंग में भी और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग में भी क्या कर रहा है, अपने वोट्स को अब्सटेंड कर लिया। अब्सटेंड का मतलब ना रशिया को अगेंस्ट में कहा ना यूक्रेन को अगेंस्ट में कहा, यानी कि उनने अपने वोट्स को वापस ले लिया, यानी कि अब्सटेंड कर लिया। देख लेते हैं इसमें क्यों है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, इंडिया ने अब्सटेंड कर लिया अपनी वोट को यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल में, जो कि जेनेवा में हुई थी। एज द काउंसिल डिसाइड टू सेट अप एन इंटरनेशनल कमीशन, करा था काउंसिल ने रशिया और यूक्रेन के विवाद को लेकर। अबाउट यूएन राइट ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब क्या होता है, जो इसमें बहुत सारी कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट आपस में मिलकर क्या करती है, बातचीत करती है। विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ही आती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे जानते होंगे इसके नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करती है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करती है अराउंड द ग्लोब एंड फॉर एड्रेसिंग सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेंस एंड मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन देम। इसने क्या करा है, एक बॉडी जो इससे पहले थी उसको रिप्लेस किया है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन कमीशन और ह्यूमन राइट्स को क्या करा है, इसने रिप्लेस करा है। उसके बाद क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल आई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग होती है, ये वो प्लेस है। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्कस ऑल थीमेटिक ह्यूमन राइट्स issues and situation that requires an attention throughout the years. It was created by, ये क्या किसके द्वारा बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में बनाई गई थी। ये सब क्या होते हैं, ये यूएन ऑफिस में मिलते हैं जनेवा में। मेंबरशिप क्या है इसकी, द काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यूएन जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती है। द काउंसिल मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। सीट्स क्या होती हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। देख लेते हैं, अफ्रीकन स्टेट्स के 13 सीट्स आती हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट्स के 13 सीट्स आती हैं, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स की 8 सीट्स आती हैं, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स की 7 सीट्स आती हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की 6 सीट आती हैं। इसके अंदर ऐसी क्या हुई, 47 मेंबर देखने को मिलेंगे। टर्म्स क्या है इसकी, मेंबर्स ऑफ काउंसिल सर्व कर सकते हैं, 3 साल तक इसमें रह सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि एलिजिबल नहीं होंगे, फिर इसमें रिइलेक्शन होगा, 2 साल के बाद उनको लाया जाएगा। इसकी फंडिंग क्या होती है, सारे के सारे क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के मेंबर क्या होते हैं, इसमें फंडिंग करते हैं थोटड। और इसकी क्या होता है, डोनर से भी इसका कंट्रीब्यूशन आता है बहुत सारे स्टेट से। यूएन रेगुलर बजट अप्रूव बाय द जनरल असेंबली इज फंडेड बाय द एसेड कंट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं, जो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा बोला जाता है, फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट्स के द्वारा। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, क्वाड लीडर्स की अभी क्या हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। देख लेते हैं इसको, इसका कंटेस्ट क्या है। क्वाड लीडर डिस्कस द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन एंड एक्सिस इट्स बॉर्डर ब्रॉडिंग इम्प्लीकेशंस। तो क्वाड मीटिंग ने क्या करा है, क्वाड की जो मीटिंग हुई है उसमें किस चीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो यूक्रेन और रशिया में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, उसको लेकर ही बातचीत हुई है। तो क्वाड में आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस आपको क्वाड में देखने को मिलेगा। मेजर मीटिंग में क्या हाईलाइट्स हुए हैं, अमंग द 4 कंट्रीज इंडिया हैज़ बीन द ओनली वन टू एब्सटेन। इंडिया ने क्या करा है, यहाँ पर भी अपनी वोट को ऑब्सटेन कर लिया है। क्रिटिसाइजिंग रशिया इन द यूनाइटेड नेशन विच हैज़ लेड टू द कंसिडरेबल कॉन्सेंट्रेशंस इन द वेस्ट। ये देखें आप इमेज, इसमें क्या हुआ है, यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने, यहाँ आप एल बना सकते हैं, इन्होंने क्या करा, अपनी वोट को अगेंस्ट रशिया दिया, जबकि इंडिया ने क्या करा है, यहाँ पर भी अपनी वोट को क्या कर लिया, अब्सटेंड कर लिया है, ना हाँ का ना उसके अगेंस्ट में गया है, ना उसको सपोर्ट किया। जैसे मैंने बताया ये सब है वो। दिस इज इंडियाज डिप्लोमेटिक डिलेमा विच इज़ बिकॉज ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक टाइज विद रशिया, क्योंकि आप जानते होंगे रशिया और इंडिया के रिलेशन क्या है, बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्या कर रहा है, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा उसके लिए।
This is extremely crucial at a time when India has an ongoing border instead of its China's. India's worry remains. इंडिया ने कहा कि हमारे क्या है 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर यूक्रेन में, तो उनको क्या हो, उनको बचाया जाए। इस पर भी क्या हुआ है, हम उन्हें ऑपरेशन गंगा के द्वारा ला रहे हैं। इस पर भी क्या हुआ है, मीटिंग में डिस्कशन हुआ है। अब देख लेते हैं ये क्या है, सब डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है इस मीटिंग में जो उठाया, वो है क्या, इंडो पैसिफिक रीजन को किस तरीके से हम क्या कर सकें, चाइना के एग्रेशन से बचा सकें। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है रिसेंट मीटिंग की। दे रीअफर्म्ड देयर डेडिकेशन टू द क्वाड, प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेक्ट द कमिंग टुगेदर ऑफ द क्वाड लीडर्स एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। इस साइड में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। दे रिफ्रेम देयर कमिटमेंट टू एन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पे क्या बोल सके, फ्री एंड ओपन बोल सके। क्वाड मस्ट रिमेन फोकस ऑन इट्स कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, वही सब है। इंडो पैसिफिक रीजन आप देख सकते हैं ये सब है। दे ऑल्सो डिस्कस द अदर टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ, जैसे साउथ ईस्ट एशिया पर, इंडियन ओशियंस पर और पैसिफिक आइलैंड पर। क्वाड के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी रिलायबल भी इसको बोलते हैं, QST। क्वाड में आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगे, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। टाइमलाइन क्या है इसकी, 2007 में जापानीज PM शिंजो एबे साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से। दिसंबर 2012 में क्या हुआ, फिर शिंजो एबे साहब ने दोबारा इसको इनिशिएट किया, कंसेप्ट ऑफ एन एशिया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड से, इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान और US आपको इसमें मेंबर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है क्वाड की इंडिया के लिए, काउंटिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप जानते होंगे चाइनीज़ का क्या होता है, हमारे पे हमेशा ही एग्रेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या करेगा, टैकल करेगा चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस, यानी कि चाइनीज़ का जो प्रभावित है हमारे बॉर्डर्स कंट्रीज़ पर, उसको क्या करेगा, ये ख़त्म करेगा। और दूसरा क्या है, पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी, क्योंकि इसमें मीटिंग में भी डिस्कस भी हुआ था कुछ दिन पहले, क्या करेंगे हम इंडिया में वैक्सीन बनाएंगे और वहीं से क्या होगा, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तीसरा क्या है, इंडिया कैन लिवरेज द एक्सपर्टाइज इन द वैक्सीन एंड फार्मा इंडस्ट्री टू इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर, यानी कि क्या होगा, जब एक्सपोर्ट करेंगे अपनी वैक्सीन को, इससे क्या होगा, हमारी फार्मा इंडस्ट्री इंक्रीज देखने को मिलेगी। चैलेंजेस क्या है क्वाड के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज है क्या है, चाइना की तरफ से अपोजिशन रहता है इसमें हमेशा ही, क्योंकि चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया है, ये चाइना कहता है। ट्रेड एंड सप्लाईज चाइनीज, यानी कि चेंज जो ट्रेड एंड सप्लाई की होती है वो थोड़ी सी चाइना और जापान के बीच में कॉमर्स टू आर्म ट्विस्ट अदर नेशन स्पेशली देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूगिन बेरी स्पीसीज क्या हुई है, अभी वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर हुई है। ये आर्टिकल द हिंदू में भी आया था, न्यूगिन बेरी स्पेसिफिक हुई है किसमें, साउदर्न वेस्टर्न घाट में। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किए है एक न्यू गिन बेरी को स्पीसीज फ्रॉम द कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तमिलनाडु में। द फाइंडिंग्स हैव बीन पब्लिश इन द लेटेस्ट इशू ऑफ नॉर्मेडिक्स जर्नी ऑफ बॉटनी पब्लिश फ्रॉम स्वीडन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं न्यू गिनी बेरी के बारे में। ये एक स्पीसीज है जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम है इसका ग्लाइकोस्मिस एल्बिकोर्पा, विद एन डिस्टिंक्ट लार्ज वाइट फ्रूट आपको इसमें देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप, वाइट फ्रूट आपने इसमें देखने को मिलेगा। ये एक एंडेमिक हुई है, यानी कि मिली है साउदर्न वेस्टर्न घाट में। स्पीसीज बिलोंग करती है ऑरेंज फैमिली से, इसको हम रोटेकेव भी बोलते हैं। बैरियर्स ऑफ द ग्लाइकोसिक स्पीसीज हैव द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिन अरोमा एंड हैव गेन्ड इन पॉपुलरिटी इन एडिबल फूड, यानी कि खाने के काम भी आती है। इसके यूजेस और क्या हैं, मैनी ऑफ द रिलेटेड प्लांट्स ऑफ दिस टॉक्सोमिक ग्रुप्स आर बीइंग यूटिलाइज फॉर देयर मेडिकल के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज इसका देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ दिस प्लांट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, ये वाइल्ड से ही, जैसे वेस्टर्न घाट में वाइल्ड है, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। वहाँ पे ही क्या हुई है, ये डिस्कवर हुई है। मेनली फॉर यूज एज फूड में भी इसका यूज़ होता है, उसका मेडिसिन भी यूज़ होता है। आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इसका आंसर क्या दें, कमेंट में दें।